हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल किशोर ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन का दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इससे पहले मैंने आप लोगों को लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ा दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, पाठ 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। तो देखिए बाबा क्या हुआ। चार्ल्स दशम के शासनकाल में, क्योंकि आप लोग जानते हो कि 1830 के समय जो फ्रांस का राजा था वो कौन था, चार्ल्स दशम था। कौन था, चार्ल्स दशम का। तो चार्ल्स दशम के शासनकाल में फ्रांस में पुरानी व्यवस्थाएं जो हो रही थी वो लागू होती जा रही थी, क्योंकि चार्ल्स दशम क्या था भाई, घोर प्रतिक्रियावादी एवं निरंकुश शासक था, ठीक है। घोर प्रतिक्रिया और निरंकुश शासक था, अपनी बात रखने वाला, किसी की बात सुनने वाला नहीं, ठीक है। और कोई भी कानून है वो क्या है, बहुत जबरदस्ती उसको लागू करता था, भले जनता को पसंद हो या ना हो, ठीक है। जिसने शासन संभालते ही फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता, ठीक है, एवं जनतंत्रवादी भावनाओं को क्या किया, उसने दबाने का कार्य किया। क्योंकि उस समय क्या है, लोगों के बीच, लोगों में चर्चाएं चल रही हैं कि भैया अब क्या है, राजतंत्र को समाप्त करना चाहिए, हमें कैसी भावनाएं लाना है, राष्ट्रवादी भावना उन लोगों को पैदा हो रही थी। वो लोग क्या है, राजतंत्र का विरोध कर रहे थे और उन सभी को उसने क्या किया, दबाने का कार्य किया, ठीक है, कार्य किया। उसने अपने शासन काल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए, अर्थात उसमें क्या, लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्थाएं जो आ रही थी, संवैधानिक जो भी आपके संवैधानिक क्या बोल रहे हैं, संवैधानिक लोकतंत्र की राह में क्या हुआ, उसने कई गतिरोध उत्पन्न किए, कई ऐसे कानून बनाए जिसके चलते वो क्या है, उसको आगे राजा के सामने, अर्थात उसके सामने नहीं लाया गया, जनता के द्वारा उसको दबा दिया गया, ठीक है। किसके द्वारा भाई, तो चार्ल्स दशम के, ठीक है। उसने क्या किया भाई, इसी बीच देखिए भाई, उसने इतना सारा काम किया, ठीक है। कोई भी कार्य था जो जनता की मर्जी से नहीं, जनता की बातों को ना सुनकर वो अपनी मर्जी से करे, क्योंकि निरंकुश था, ठीक है, कट्टरवादी था। अब समझ जाइए, उसने अपना प्रधानमंत्री पॉलगेनक को बनाया, ठीक है, जिसने लुई 18वां के द्वारा स्थापित नागरिक संहिता के स्थान पर अभिजात्य वर्ग की स्थापना तथा पूंजीपतियों को विशेष अधिकार दे दिया। अर्थात जो लुई 18वां के द्वारा समान नागरिक संहिता थी कि भाई सभी नागरिक समान है, सभी के लिए क्या है, नियम कानून बराबर है, सभी पर ये नियम कानून लागू होने चाहिए, सभी को क्या है, अधिकार मिलने चाहिए, जीविकोपार्जन करने के लिए अपना रोजगार की मांग कर सकता है, हर एक चीज क्या है, सभी को क्या है, उसमें टैक्स जो है बराबर देना होगा, ठीक है। ये सारी सुविधाएं क्या थी, लुई 18वां के द्वारा दिया था, ठीक है। कोई ज्यादा कोई कम ऐसे करके नहीं, सबको उसने समान नागरिकता संहिता। लेकिन इसने क्या किया, जैसे ही राजा ये प्रधानमंत्री बना, इसने क्या किया, लुई 18वां द्वारा जो भी आपको नागरिक संहिता उसकी जो भी कानून थे उस कानून को स्थगित कर दिया और इसने पूंजीपतियों को विशेष अधिकार दिया। किसने, तो याद रखिएगा, फ्रांस के राजा चार्ल्स दशम ने, ठीक है। चार्ल्स दशम के प्रधानमंत्री किसने, तो पॉलगेनक ने। किसने, पॉलगेनक ने, ठीक। अब देखिए बाबू, जिसके कारण मध्यम वर्ग और अध्यादेशों ने चार्ल्स दशम का विरोध करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ठीक है, शुरू कर दिया। और फ्रांस में क्रांति की लहर जो थी वो दौड़ पड़ी तथा जहां तहां गृह युद्ध आरंभ हो गए। लोग उसका क्या करने लगे, विरोध करने लगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हो पूंजीपतियों को ज्यादातर उसने विशेष अधिकार दे दिया कि पूंजीपति क्या करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, मध्यम वर्ग और गरीब लोग जो होंगे उन लोगों से टैक्स लिया जाने लगा, जो पहले समय था, ठीक है, ठीक। इसलिए लुई 14वां के समय, लुई 15वां जो थे, ठीक है, लुई 16वां के समय जो भी आप लोगों के राजा हुआ करते थे उन लोगों के समय ऐसे ही थे। लेकिन लुई 18वां ने क्या किया था, उसको, ठीक है, बदलकर सबको समान नागरिक अधिकार दिया और सबको क्या किया, संवैधानिक जो भी आपको अधिकार थे सबको बराबर दिया था उसने, ठीक है। और उसने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अतः इस क्रांति को ही जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप चार्ल्स दशम फ्रांस की गद्दी छोड़कर क्या हो गया, इंग्लैंड भाग गया, क्योंकि भाई जगह जगह गृह युद्ध होने लगा, उसके खिलाफ विरोध होने लगा,
ठीक है, उसको अपना जान बचाने के लिए क्या करना पड़ा, अपनी राजगद्दी छोड़कर फ्रांस, ठीक है, छोड़कर वो कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। ठीक, और इसी के साथ फ्रांस में वो किस वंश से था भाई, तो याद रखिएगा बुर्बो वंश से, और इसी के साथ वहां बुर्बो वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक, और इसके स्थान पर आयरलैंड वंश के शासक लुई फिलिप, याद रखिएगा लुई फिलिप को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन बना उसके बाद, तो लुई फिलिप को राजगद्दी सौंपा गया। ठीक है, राजगद्दी सौंपा गया। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के साथ के समर्थन से वहां का क्या किया था, सत्ता प्राप्त किया था। ठीक है, वहां जब चार्ल्स दशम पॉलगेनिक जो थे उनकी सत्ता जब क्या हो जाएगी, खत्म हो गई, तो भाई वहां पर लुई फिलिप जो ऑरलेंस वंश से था, उसने क्या किया, वहां के उदारवादियों, ठीक, जो खुले विचार के थे उनका समर्थन पाया। ठीक है, पेरिस की जनता का समर्थन पाया, और पत्रकारों, जितने भी वहां पे पत्रकार थे उनका समर्थन पाकर उसने क्या किया, अपनी वहां पर सत्ता हासिल की। ठीक है, और वहां पर वहां का क्या बना, फ्रांस का राजा बना। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या हुआ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, बोल रहा है कि 1848 की क्रांति का विवरण दें। अब क्या हुआ कि 1848 की क्रांति, ये भी क्या है, जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस के शासक, ठीक है, फ्रांस के शासक ऑरलेंस वंश के लुई फिलिप को बनाया गया। ये तो अभी आपने पढ़ा। ठीक, वहां राजा कौन बना, चार्ल्स दशम के बाद लुई फिलिप बना। क्लियर है, जिसके फलस्वरूप फ्रांस की सभी व्यवस्थाएं जो थी वो सुदृढ़ हो गई थी, अच्छी हो गई थी, साफ सुथरी हो गई थी। ठीक है, जिससे वहां की जनता काफी खुश थी, चलो भाई अब हमें क्या है, एक अच्छा राजा मिल गया। ठीक है, लेकिन लुई फिलिप, ठीक है, लुई फिलिप के द्वारा 1840 में, 40 ईस्वी में एक निरंकुश एवं कट्टर प्रतिक्रियावादी गिज्जो को क्या किया गया, वहां अपना प्रधानमंत्री बनाया, को फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, बनाया गया, जो सुधार का घोर विरोधी था। वह व्यक्तिगत सार्थक हित के लिए पूंजीपति और उच्च वर्गों को प्रोत्साहन देता था, अपने फायदे के लिए अमीरों के साथ, ठीक है, अमीरों के साथ रहता था, अमीरों को क्या है, अपने घर बुलाता था, उनसे बातें करना, उनकी बातों को मानना, ये सारा चीज जैसा पूंजीपति करते वैसा वो करता था। तो भाई जो मध्यम वर्ग, जो आम जनता थी, वो उन लोगों का विकास नहीं हो रहा था। ठीक, अब क्या हुआ भाई, और जिसके बाद क्या है, उच्च वर्गों के साथ, तथा लुई फिलिप भी अमीरों के साथ रहना पसंद करते थे। ठीक है, अब लुई फिलिप भी अमीरों के साथ रहना पसंद करते थे, और धीरे धीरे वो क्या हुआ कि गिज्जो के साथ साथ वो भी क्या करने लगे, अमीरों का समर्थन करने लगे, पूंजीपतियों का समर्थन करने लगे, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ खाना पीना, बातें करना, उठना बैठना सब उन्हीं लोग के साथ होने लगा। तो प्रजा की तरफ उनका ध्यान क्या हो गया, भटक गया, और प्रजा की तरफ जब ध्यान भटक गया तो क्या हुआ भाई, जिसके कारण देश में क्या होगी, भुखमरी और बेरोजगारी, भुखमरी और क्या हो गई, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई, जिससे मध्यम वर्गीय लोगों ने लुई फिलिप के विरुद्ध क्रांति शुरू कर दी। इसी दौरान लुई फिलिप के समर्थकों द्वारा कुछ क्रांतिकारियों को क्या कर दिया गया, मार दिया गया, जिसके कारण जनता और अधिक क्या हो गई, आक्रोशित हो गई कि भैया मैं आपका विरोध कर रहा हूं, आपको हमारी बातों को मानना चाहिए, हमारी बातों को सुनना चाहिए, और उस पर उल्टा आपने क्या कर दिया, हमारे आदमियों को मार दिया। जनता और भड़क गई। ठीक है, और जनता भड़क गई, जिससे क्या हुआ, लुई फिलिप के खिलाफ क्या है, बड़ी क्रांति शुरू हो गई। ठीक है, जहां तहां कहीं कहीं अभी तो 2-4 ही जगह हो रहा था, लेकिन जैसे इसने मार दिया, अब पूरे के पूरे फ्रांस में क्या हो गई, बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां शुरू हो गई, उसके खिलाफ विरोधों, आगजनी, ठीक है, तोड़फोड़, इसी तरह से क्या है, लोगों को पकड़ना, जो उसके समर्थक थे उन लोगों को पीटना, ऐसी घटनाएं घटने लगी। ठीक है, अब क्या हुआ, अतः जिसके कारण लुई फिलिप को राजगद्दी छोड़कर भागना पड़ा, उसको भी डर हो गया कि अरे जनता तो अब हमको ही मार देगी। अब क्या हुआ, इस क्रांति भागना पड़ा, और इस क्रांति को ही क्या कहते हैं, 1848 की क्रांति कहा जाता है। और इस क्रांति के बाद फ्रांस का सम्राट जो बना वो नेपोलियन तृतीय बना। कौन बना, नेपोलियन तृतीय बना, को बनाया गया। क्लियर है, तो आपने 30 भी पढ़ा और 48 भी पढ़ा, दोनों भी आई क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोनों को आप क्या कीजिए, दोनों क्वेश्चन को अगर आपको क्या समझने में दिक्कत हुआ है तो एक बार नहीं तो 2 बार जरूर देखिए, 2 बार नहीं तो 3 बार जरूर देखिए, आपको तीसरी बार में तो एकदम 100% गारंटी है मेरी कि समझ में आपको आ जाएगा कि इसका आंसर किस तरीके से देना है। एकदम इजी वर्ड में लिखाया गया है, एकदम आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं,
अपने क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव भी पकड़ सकते हैं, बोरो वंश का अंत कब हुआ, ऑरलेंस वंश कौन आया, ऑरलेंस वंश का राजा कौन था, ठीक है, उसने किसको अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया, ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है आप ध्यान में देना। क्लियर है? चलते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो फ्रांस की बात हो गई। फ्रांस देखिए, फ्रांस में जो व्यवस्थाएं थी सुदृढ़ हो गई। नेपोलियन तृतीय आया, उसने अपनी सारी व्यवस्थाएं वहां पे क्या कर ली, अच्छी कर ली। अब देखिए बाबू क्या हुआ, ठीक। अब बात करते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क, आप जानते हो कि बिस्मार्क के ही बदौलत और क्या विक्टर एमनल के बदौलत ही वहां पे क्या हुआ था, आपको उसका जो विलियम प्रथम होगा, क्या होगा, विलियम प्रथम और बिस्मार्क दोनों के सहयोग से वो क्या हुआ था, आपको जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे। चलिए तब क्या है भाई, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 19वीं शताब्दी, ठीक है, क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी में लगभग 39 स्वतंत्र राज्य थे। स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र राज्य थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली राज्य जो था प्रसा था। याद रखिएगा, कौन था, प्रसा था, जहां का सम्राट कौन था, विलियम प्रथम। कौन था, विलियम प्रथम। तो प्रसा कहां का राजा, प्रसा का जो राजा था वो कौन था भैया, तो विलियम प्रथम था, जिसका प्रधानमंत्री बिस्मार्क था। जिसका प्रधानमंत्री कौन था, बिस्मार्क था। बिस्मार्क को उसने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। याद रखिएगा, बिस्मार्क रक्त एवं लौह की नीति में क्या करता था, विश्वास करता था। रक्त एवं लौह की नीति, ठीक है, अगर किसी भी तरह से क्या है, अगर खून भी बहाना पड़े तो लड़कर क्या करना है, हमें युद्ध जीतना है। उसके अंदर ऐसी क्षमता थी, ठीक है, उसकी ऐसी सोच थी, जिसने जर्मनी के एकीकरण के लिए सभी उचित और अनुचित कार्यों को किया था। ठीक है, और किसी के पास हाथ भी जोड़ना है तो वो भी काम करेंगे, और खून बहाना है तो वो भी काम करेंगे, लेकिन अपने युद्ध को क्या करेंगे, अर्थात जर्मनी के एकीकरण को क्या करना है, जर्मनी को क्या करना है, एकीकृत करना है, मिलाना है और एक बड़ा राष्ट्र बनाना है। उसका ये सिद्धांत हमारा, ठीक है। अनुचित कार्य को किया, जिसमें विलियम प्रथम ने पूरा सहयोग दिया, अर्थात पूरा सही विलियम प्रथम का पूरा सहयोग मिला। इसी क्रम में बिस्मार्क ने 3 महत्वपूर्ण युद्ध अपने कूटनीतिज्ञ के बल पर जीता, क्योंकि वो बहुत कूटनीतिज्ञ था, चालबाज था, ठीक है, और उसके बल पर उसने क्या किया, जिसमें 1864 में डेनमार्क का युद्ध ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर जीता। फिर 1866 में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, बताइए, उसने सब पहले क्या किया, उसका साथ लिया, और उसके खिलाफ फिर क्या किया, उसने लड़ाई भी कर दी, बताइए, ठीक है। और फिर क्या, वो फ्रांस के साथ मिला, और फिर क्या किया, उसने ऑस्ट्रिया को हरा दिया, के साथ मिलकर, ठीक है, जीता। और फिर 70 में फिर फ्रांस के खिलाफ विरोध कर दिया उसने, ठीक है। फ्रांस क्या 1970 में फ्रांस के विरुद्ध किया, जिसमें फ्रांस की क्या हुई, बुरी तरह से हार हो गई, ठीक है, हार हुई, और फ्रांस को प्रसा के आगे क्या होना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा कि भैया तुम ही यहाँ के राजा, तुम ही इसके मालिक, ठीक है, मुझे क्षमा करो, ठीक है, मैं चला अपने देश, ठीक है। और 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई फ्रांस के साथ, ठीक है, और जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया क्या हुई, सफल हुई, और जर्मनी विश्व शक्ति के रूप में मानचित्र पर उदय हुआ। और जर्मनी जो हुआ, क्या हुआ, फ्रांस के बाद फिर जर्मनी जो हुआ विश्व में एक बड़े शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में क्या हुआ, उभरा, ठीक। चलिए, अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें विलियम प्रथम ने उसका भरपूर साथ दिया, ठीक है। और विलियम प्रथम अगर उसका साथ नहीं देता तो क्या है, बिस्मार्क अपनी बदौलत एकीकृत नहीं कर पाता जर्मनी, क्योंकि उसने क्या किया, वो प्रसा का राजा था, उसने क्या किया, सैनिकों पे ज्यादा पैसे खर्च किए थे, ये सारा आपने जानते हो, सैनिकों को उसने मजबूत किया, और जब जरूरत पड़ी उसने क्या किया, अपने प्रधानमंत्री अर्थात बिस्मार्क का क्या किया था, मदद किया था। क्लियर है? अब चलते बाबू नेक्स्ट। अब इटली एकीकरण की बात आती है। फ्रांस का एकीकरण हो गया, फ्रांस के बाद अब हम लोग बात करेंगे किसकी, तो भाई किसकी, तो इटली की बात करते हैं। इटली कैसे हुआ एकीकृत भाई, ठीक। अब देखिए बात, इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी के योगदानों को बताया, ठीक है, इसके योगदानों को बताना है। अब कैसे होगा, देखिए भाई, तो इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी के योगदान निम्नलिखित हैं, ठीक। क्योंकि आप लोग जानते हो कि इटली को एकीकृत करने के लिए, याद रखिएगा, जर्मनी को एकीकृत करने के लिए बिस्मार्क और विलियम प्रथम, ठीक है, विलियम प्रथम,
और इटली को एकीकृत करने के लिए याद रखिएगा मेजनी, काउंट गेरिबाल्डी, ठीक है, गेरिबाल्डी और विक्टर एमुनल, ये चार, ठीक है, आप चार लोगों के नाम याद रखिएगा इटली के लिए, और उसमें दो लोगों का, बिस्मार्क और विलियम। क्लियर है? अब देखिए क्या बोल रहा है कि भाई इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट और गेरिबाल्डी के, ठीक है, के योगदानों को बताएं। ठीक, तो इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट और गेरिबाल्डी के योगदान जो थे वो निम्नलिखित थे। क्या था भैया? देखिए मेजनी कौन था भैया? तो मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, भाई वो गणतंत्र बनाना चाहता था राष्ट्र को, और एक योग्य सेनापति था, ठीक है, वो सेनापति भी था, जिसने 1831 में यंग इटली और 1834 में यूरोप, ठीक है, यंग यूरोप, यहाँ पे यंग होगा याद रखिएगा, यंग यूरोप की क्या की थी, उसने स्थापना की, और इटली की एकीकरण के लिए समय समय पर उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, ठीक है, विरुद्ध आवाज उठाई, और उसके खिलाफ क्या किया, उसने लोगों को जागरूक किया, ठीक है, विरुद्ध उठाई, जिसमें क्या हुआ भाई, जिसमें वह सफल रहा, जिसमें वह असफल रहा। यहाँ क्या होगा? असफल रहा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, असफल रहा। क्या रहा था उसमें? वो असफल रहा, और अंत में उसे इटली छोड़कर क्या हुआ? भागना पड़ा। ठीक, वो समय समय पर क्या किया? विरोध करने लगा। क्या भैया? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या किया उसने? विरोध प्रदर्शन किया, ठीक है, या आवाज उठाई, ये भी बोल सकते हो। उसने क्या किया? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध उसने आवाज उठाई। क्या किया उसने भैया? आवाज उठाई। क्लियर है? आवाज उठाई, जिसमें वह असफल रहा, और अंत में क्या हुआ? उसको इटली छोड़कर भागना पड़ा। फिर क्या हुआ बाबू? देखिए, काउंट काबूर, ठीक है, सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा जो था वो किसको मानता था? ऑस्ट्रिया को मानता था। काउंट काबूर जो था सबसे बड़ी बाधा किसको मानता था भाई? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी बाधा था वो ऑस्ट्रिया को मानता था कि इटली का एकीकरण अगर नहीं हो पा रही है तो किसी कारण नहीं हो पा रही है, तो वह ऑस्ट्रिया के कारण नहीं हो पा रही है। इसीलिए उसने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस के साथ क्या किया? उसने दोस्ती किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और ठीक है, और जोसेफ मेजनी के कार्यों को आगे बढ़ाया, तथा 1848 से 62 के बीच अपने चतुराई के माध्यम से केवल रोम को, केवल किसको? रोम नहीं, क्या याद रखिएगा, इसकी जगह क्या है? रोम, ठीक है, रोम को छोड़कर पूरे इटली का क्या किया? उसने एकीकरण किया, और विक्टर एमुनल को क्या है? वहां का शासक बनाया। उसको अपनी लालचा नहीं थी, लालच, ठीक है, उसके अंदर लालच नहीं थी कि भाई मैं यहाँ का राजा बन जाऊं और मैं इस प्रजा को संभालूं। उसने क्या किया? विक्टर एमुनल को अपना वहां का जीता हुआ क्षेत्र दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ भाई? तो फिर गेरिबाल्डी आए, ठीक, गेरिबाल्डी। अब गेरिबाल्डी ने क्या किया भाई? गेरिबाल्डी इटली का एक महान राष्ट्रवादी नेता था, जो मेजनी एवं काउंट काबूर के विचारों और दूरदर्शी नीतियों से अधिक प्रभावित था, जिसके कारण उसने काउंट काबूर के कार्यों में अपना पूरा सहयोग दिया। क्या किया उसने? पूरा सहयोग दिया, और अपने सभी जीते हुए क्षेत्र को बिना संधि के विक्टर एमुनल को क्या कर दिया था? सौंप दिया, और अपना जीवन एक साधारण किसान के रूप में बिताया। आता भी है कि गेरिबाल्डी ने अपना अंतिम समय किस रूप में बिताया था? तो क्या बोलोगे? एक साधारण किसान के रूप में बिताया था। क्लियर है? ठीक, इस प्रकार 1871 ईस्वी में ईस्वी तक इटली का एकीकरण सफल हुआ, जिसमें मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी और विक्टर एमुनल का पूर्ण योगदान रहा, और वो एकीकृत राष्ट्र बन गया। क्लियर है? देखिए बाबू, फिर इसके बाद आगे मिल गया, ठीक, बोल रहा है क्या? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन पर संक्षिप्त विवरण दे। यूनान, ठीक है, तो देखिए भाई यूनान के बारे में जानते हैं। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख कारण यूनान में राष्ट्रीयता का उदय था। वहां पर भाई यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन क्यों शुरू हुआ? क्योंकि यूनानियों में अपने देश के प्रति क्या हुआ भाई? राष्ट्रीयता पैदा हुई, राष्ट्रीयता उनमें उदय हुआ, ठीक है, और अपने राष्ट्र के बारे में वो लोग सोचने लगे, ठीक है। और प्राचीन काल से ही यूनान का अपना गौरवमयी अतीत रहा है, जिसके कारण उससे पश्चिमी राष्ट्रों का प्रमुख स्रोत माना जाता था। पश्चिमी जो थे, ठीक है, पश्चिमी जो राष्ट्र थे उसके वहां जाते थे और उससे शिक्षित होते थे। अर्थात यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्रों में उसने क्या किया था? उपलब्धियां प्राप्त की थी, और पश्चिमी देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत था।
ठीक है, वो वहां पर आते और उससे वो सीखते थे। क्लियर है? अब क्या हुआ भाई, फिर पुनः जागरण काल से ही पश्चिमी देशों में यूनान से प्रेरणा लेकर काफी विकास किया गया था। पश्चिमी देशों ने यूनान से क्या किया था, प्रेरणा लिया था, सीखा था और अपना काफी विकास किया था। इसीलिए यूनान जो था बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था पश्चिमी देशों में। क्लियर है? अब देखो आप क्या, परंतु इसके बावजूद यूनान अभी भी तुर्की साम्राज्य के अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर यूनानियों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। फ्रांसीसी क्रांति 1848, 1830, ये जो भी क्रांतियां हुई थी उससे वहां के लोग प्रभावित हो गए कि भाई फ्रांस के लोग क्या हो सकते हैं, अपने राजा को हटाकर, ठीक है, नए राजा बना सकते हैं, वो अपने राजा को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो हम अपने यहाँ क्यों नहीं हटा सकते, अपने यहाँ जो भी हमारे यहाँ हमारे औपनिवेशिक बनाया है उसका विरोध क्यों नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हैं, अपने देश को बचा सकते हैं। ठीक है, विकास हुआ। धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर यूनानियों की पहचान एक थी। ठीक है, वहां पर एक ही धर्म, एक ही जाति और एक ही संस्कृति को मानने वाले लोग ज्यादा लोग थे, इसलिए उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना क्या हुई, उदित होने लगी। और वो क्या करने लगे भैया, यूनान में तुर्की शासन से अपने को अलग, क्योंकि तुर्की क्या थी भाई, तुर्की ने क्या किया था बताइए, इतना ज्यादा विकसित था, इतना ज्यादा उसमें वहां पर दर्शन कला, विज्ञान कला, ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र बहुत ज्यादा विकसित था, वहां के लोग बहुत अच्छा जानते थे, फिर भी वो तुर्की के का गुलाम था। इसलिए वो अपने आप को तुर्की से अलग करना चाहता था। क्या करना चाहता था, अलग। और ऐसी भावना जब राष्ट्रवाद उनके अंदर पैदा हुई तो वो लोग क्या हो गए, उन्होंने तुर्की की शासन से अपने आप को अलग करने के लिए कई आंदोलन चलाए, जिसके लिए, ठीक है, सुप्रिया, ठीक है, यह देखिए यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, ठीक है, सुप्रिया ये गलत है यहाँ पर, ठीक है, इसको कट कर दीजिएगा आप, ठीक है, हम कट कर ले रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर कट कर लीजिएगा, यहाँ पर सुधार लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं अभी, बोल देंगे अभी। दीजिए ठीक है, क्या हुआ था भाई, ठीक है, जिसके लिए वहां, ठीक है, हितेरिया फिनाइल, क्या भाई, हितेरिया फिनाइल की स्थापना की गई। हितेरिया फिनाइल की स्थापना की गई थी। हितेरिया फिनाइल याद रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, जिसके लिए हितेरिया, ठीक है, फिनाइल, ठीक है, हितेरिया फिनाइल होगा, फिलाइल गलत, फिलाइल, ठीक है, हितेरिया फिलाइल की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर हुई थी। कहां हुई थी, ओडेसा, ठीक है, ओडेसा नामक स्थान पर की गई। अतः, ठीक है, आप याद रखना, जिसके लिए हितेरिया फिलाइल, ठीक है, ओडेसा नामक स्थान पर क्या की गई थी, उसकी स्थापना की गई। अतः यूनान की स्वतंत्रता की चाह पूरे यूरोप के नागरिक करते थे, और सभी लोग चाहते थे कि क्या हो जाए, यूनान आजाद हो जाए, तुर्की से क्या हो जाए भाई, वो अलग हो जाए और अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाए, और ठीक है, और अपना वहां पर शासन खुद संभाले। ठीक, अब क्या हुआ, जिसमें इंग्लैंड के एक महान कवि लॉर्ड वायरन, क्या नाम था उनका, लॉर्ड वायरन, यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए थे। वो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और वो क्या हो गए, उसी आंदोलन में वो शहीद हो गए। इस घटना से संपूर्ण यूरोप की सहानुभूति यूनान के प्रति बढ़ गई और 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया और बावेरिया के शासक आटो को वहां का क्या बनाया गया, राजा बनाया गया था। क्या बनाया गया था, आटो को वहां का राजा बनाया गया था। क्लियर है ना बाबू? चलिए अब देखिए बाबू क्या है, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद ये। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसके बाद आप लोग का सभी के सभी लॉन्ग क्वेश्चन जो भी हैं आप लोग के खत्म हो जाएंगे। क्या बोल रहा है, राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण एवं प्रभाव थे, चर्चा करें। राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभाव की चर्चा करें। तो यूरोप में, याद रखिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के निम्नलिखित कारण थे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। क्या क्या भाई, सामंतवादी व्यवस्था, ठीक है, वहां के लोग सामंतवादी व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, पहला कारण था।
फिर राष्ट्रवाद की भावना का विकास, उन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, सब एकत्रित हो गए और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, ठीक है, जो भी वहां के राजा थे, जो कट्टरवादी थे, प्रतिक्रियावादी थे, उन लोगों को हटाकर एक अच्छा शासक चुनना, ठीक है, चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, वहां विरोध करना शुरू कर दिया। फिर पुनः जागरण, लोगों में जागृत हो गए, लोग जो भी अंधविश्वास में विश्वास करते थे वो अंधविश्वास ही खत्म हो गई और पुनः जागरण की शुरुआत हुई। वहाँ नए नए चीज़ों की शुरुआत, औद्योगिक क्रांति, ठीक है, लोगों में शिक्षा भी बढ़ गई, लोग एक देश से दूसरे देश में जाने लगे अपना व्यवसाय प्रचार करने के लिए, ये सब जागृत हो गए। इसलिए वो लोगों ने क्या किया, अपनी प्रजा को सुधारने के लिए राष्ट्रवाद, उन लोगों में राष्ट्रवाद का क्या हुआ, उदय हुआ। फिर मध्यम वर्ग का उदय, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, मध्यम वर्ग, ठीक है, और वो अपनी मांगों को करने के लिए वो एकत्रित हुए, इस प्रकार भी राष्ट्रवाद हुआ। फिर श्रमिक वर्ग का उदय, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग, ठीक है, इन सभी का उदय हुआ और जिससे राष्ट्रवाद क्या हुआ, पनपा, क्योंकि सब लोग एकत्रित होकर अपने लिए मांग करने लगे और सब में क्या हुआ, सब एक साथ जब मिलकर आ गए तो फिर क्या हुआ, अपने राष्ट्र के प्रति सोचने लगे और राष्ट्रवाद का क्या हो गया, वहां उदय हुआ। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास के कारण यूरोपीय राज्यों का एकीकरण हुआ। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, जैसे फ्रांस में जैसे हुआ, तो जर्मनी में, इटली में सभी लोग क्या करने लगे, यूनान में सभी लोग उससे देखकर अपने यहाँ भी क्या करने लगे, आंदोलन करने लगे और अपने यहाँ जो भी आपको क्या थी, वहाँ के जो राजा थे जो सही से काम नहीं कर रहे थे उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसके कारण कई छोटे बड़े राज्यों में क्या हुआ, उदय हुआ। यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रभाव के कारण जर्मनी, इटली और जैसे राज्यों में साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का क्या हुआ, उदय हुआ। ठीक है, उसके बाद भी बोल रहा है, यूरोप राष्ट्रवाद के कारण दूसरे देशों जैसे भारत, अमेरिका आदि देशों में भी क्या हुआ, अपने देश को आजाद करने के लिए राष्ट्रवादी भावना पैदा हुई और वहां भी तरह तरह के क्या हुए, आंदोलन शुरू हुए और वो भी स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र देश बनकर क्या हुए, भारत के मानचित्र पर उदित हुए। ठीक है, इस प्रकार जो हुआ, ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। ठीक है, तो आप हमारे नोट्स, इस नोट्स को आप पाना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें, हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। ठीक है, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी तरह के वीडियो लगातार मिलते रहे। ठीक है, ठीक, इसी प्रकार के आपको जो भी इंफॉर्मेशन होंगे और वीडियो जो होंगे आप लोग को मेरे यूट्यूब पे मिलते रहेंगे। यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो किशोर ऑनलाइन क्लासेस है। ठीक है, और ये मेरा मोबाइल नंबर है और आप लोग क्या कर सकते हो, @किशोर सर सर्च कर टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं या किशोर ऑनलाइन क्लासेस भी कर जुड़ सकते हैं। आप लोग को 9th से लेकर 12th क्लास और कंपटीशन की जो भी तैयारी करना चाहते हैं आप लोग, ठीक है, वो हमारे चैनल पे तैयारी कर सकते हैं। आपको इसके PDF नोट्स और आपको उसके वीडियो जो है, ठीक है, लेक्चर बाय लेक्चर आपको हमारे प्लेलिस्ट पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।